नमस्कार। न्यूज ओशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नंदिता गोस्वामी। न्यूज ओशन के जरिए से मैं रोज आप तक देश की सबसे महत्वपूर्ण यानी ब्रेकिंग न्यूज भेजते रहूंगी, क्योंकि मैं मानती हूं इस देश की एक नागरिक होने के नाते इस देश से जुड़े हुए हर एक खबर आप तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं न्यूज ओशन के जरिए से जो न्यूज आप तक पहुंचा रही हूं, देखिए जरा। बदलाव हो रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए क्या क्या वो बड़े बदलाव है जो देखने को मिलेंगे। जी थैंक यू। देखिए जो बदलाव हो रहे हैं इसमें से कुछ चीजें आपने बताई हैं, इन्हें हम 3-4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, मतलब जो नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है, 1961 का पुराना इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था, तो अब जब 2025 का इनकम टैक्स एक्ट जो अब लागू होगा वो 25 का है, तो वो जो लागू होगा इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन काफी किया गया है। जैसे पहले 800 से ज्यादा सेक्शंस हुआ करते थे, अब वो लगभग 500 सेक्शंस हो जाएंगे। जो 47 चैप्टर्स हुआ करते थे वो लगभग आधे होके 23 चैप्टर्स हो जाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका है। जैसे पहले क्या होता था कि टैक्स का जो ईयर होता है कि कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, कौन सा असेसमेंट ईयर होगा, ये कंफ्यूजन होती थी। और नॉर्मली इनकम टैक्स और इस तरह के जो एक्ट हैं इनको लॉयर्स और सीएस के लिए ही माना जाता था कि वो ही समझ सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो आम टैक्स पेयर है वो भी इन चीजों को आसानी से समझ सके। तो अब ये ईयर वाला सारा कॉन्सेप्ट छोड़ के सिर्फ एक टैक्स ईयर बताया जाएगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं इनसे सिंप्लीफिकेशन की कोशिश की जा रही है। दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट, तो जिसमें आपने बताया कि जैसे पैन कार्ड के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अब 10th की मार्कशीट के साथ साथ पासपोर्ट, इस तरह की चीजों की डिमांड हो जाएगी। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ये चीजें काफी बेटर हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो फाइलिंग अगर करती हैं तो उसमें 9 महीने के बाद उसे पूरे 12 महीने की छूट दी गई है, हालांकि 9 महीने के बाद कुछ फीस ली जाएगी उनसे। इसके अलावा जो डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं उनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ओपनली अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं, अपना इनकम है वो सब शेयर कर सकें। इसके अलावा पैन में आपने एक चीज जो और मेंशन की वो थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। छोटे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए भी पहले पैन कार्ड लगाना पड़ता था। तो पहले ये होता था कि लगभग हर तरह के छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती थी। अब उनको सहूलियत देने के लिए, जो छोटे यूजर्स हैं उनको सहूलियत देने के लिए ये हो रहा है कि हर छोटे ट्रांजैक्शन पे पैन कार्ड नहीं लगेगा। एक फिक्स अमाउंट जो कि रिलेटिवली ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा, उससे ऊपर ही जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तभी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, वरना पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यही गवर्नमेंट का इसमें एम है कि वो इस तरह के जो बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको वो पकड़ना, एटलीस्ट उन पर निगरानी रखना चाहते हैं कि किस तरह के बड़े ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, और उनको जो डेटा ड्रिवन बात हो रही है कि उसके हिसाब से एनालाइज करना, उसके हिसाब से समझना कि किस तरह से हम इन चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं और सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पे इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें आती हैं वो टैक्सेस के अराउंड आती हैं कि कुछ चीजों में टैक्सेस या फिर कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे पीएनबी और बंधन का आपने एग्जांपल लिया, यहां पर एटीएम का जो विड्रॉल है उसकी लिमिट 5 फिक्स कर दी गई है। मेट्रोज में 2 और बाकी 2 या 3 और बाकी जगह भी 5 है। इस तरह की जो लिमिट्स फिक्स की है, अगर उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 23 रुपए लगभग देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर आने वाली है। सिमिलरली आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो वहां आपको ध्यान होगा कि जब बजट आया था तो उसी दिन शेयर मार्केट काफी बुरी तरह से गिरा था, और वो वापस रिवाइव तभी कर पाया था जब इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हुई, एटलीस्ट उसका पता चला था। तो वो जो एक बड़ा रीजन गिरने का था उसका ये भी रीजन था कि एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो बढ़ गया था। यानी कि अगर आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए पहले जितना टैक्स लगता था उसके टैक्स के रेट्स को बढ़ा दिया गया। अब इसका एक जो रीजनिंग है वो ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि आज के समय में लोग ज्यादा इसे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। हमें पता है कि 90% से ज्यादा लोगों का ऑप्शन और इस तरह की ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके लिए जो अवेयरनेस जनरेशन वाली चीज है वो थोड़ी सी मिसिंग है। तो इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो ओवरऑल ट्रेडिंग के वॉल्यूम में, इक्विटी के ट्रांजैक्शन में, वहां जो फंडिंग है, जो पैसा है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। और जो फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं मे बी वो भी इन चीजों में कुछ बैकआउट कर सकते हैं।
तो इस तरह की कुछ जो नियम है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और चेंजेस हैं। अगर हम उसमें कंटिन्यू करना चाहें तो जैसे ट्रेन के की बात आपने की कि जो पहले क्या होता था कि 4 घंटे तक जो है अगर उसमें अगर आपने कैंसिल कराया तो फिर वो 100% कट जाता था, उसमें कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब ये बढ़ा के 8 घंटे कर दिया गया है और 8 से 24 घंटे के लिए ये 50% का कट है। यानी कि ओवरऑल अगर आप टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपका ज्यादा लॉस होने वाला है, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जो फिलहाल इसके द्वारा लाई गई हैं। फ्यूल प्राइसेस का अगर आप ले लीजिए, एलपीजी की बात कर रहे हैं तो इनका रिविजन की बात हो रही है। इनकी पे समीक्षा की जाएगी, मतलब उसको एक बार रिवाइज किया जाएगा, इसकी बात है। वो फिलहाल बढ़ने के आसार थोड़े से मुश्किल हैं, बट एलपीजी के लिए हम इस समय नहीं कह सकते। पेट्रोल डीजल का चूंकि एक्साइज रेट कट किया गया है तो इसलिए उसके बढ़ने पर कंट्रोल एटलीस्ट इस समय के लिए है। इसके अलावा छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे एचआरए है, तो एचआरए के जो कुछ नियम होते हैं उनमें बदलाव किया गया है। साथ ही आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगेन ये ट्रांसपेरेंसी का पार्ट आ जाता है कि आप जहां भी रह रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉई हैं वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हैं या रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं और उसको एचआरए के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम में चेंज है। जो बाईबैक, शेयर बाईबैक किया जाता है, वहां पर बदलाव आया है क्योंकि उसमें अब टैक्सेशन लागू होगा। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर आप शेयर बाईबैक कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं कंपनी के तौर पे, तो उसमें आई थिंक 22 या फिर 30% अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो ये कुछ कंपनियों के लिए भी बदलाव आया है। एक जो अच्छी चीज और इंपॉर्टेंट चीज और हो सकती है उसमें यह है कि नॉर्मली क्या होता था, पहले कंपनियां ऐसा करती थी कि जो भी एम्प्लॉयर्स को वो सैलरी देती थी उन सैलरी में बेसिक पे को काफी कम रखती थी और उसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंसेस जोड़ जोड़ के उनको बड़ा करती थी। अब ये बेसिक पे कम रखने का फायदा जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है उनको ये होता था कि उनको ईपीएफ कम देना पड़ता था, और जब वो पर्सन वो कंपनी छोड़कर जाता था तो ग्रेच्युटी जो देनी पड़ती थी वो भी बेसिक पे के परसेंटेज पे देनी पड़ती थी, इसलिए वो ग्रेच्युटी भी कम देनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें ये नियम लाया है कि 50% तक एटलीस्ट आपकी बेसिक पे प्लस डीएलएस अलाउंसेस यानी कि डीए और जो अगर कुछ और रिटेनमेंट का अलाउंस है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके कारण क्या है कि जो ईपीएफ का ज्यादा पैसा लोगों को मिलेगा, तो इवेंचुअली हो सकता है जो एम्प्लॉई हैं उनके हाथ में अभी थोड़ा कम पैसा आए, लेकिन आगे के समय में जब रिटायरमेंट का टाइम रहेगा उनको रिलेटिवली ज्यादा बेटर पेंशन मिलेगी। और सर ये जो बदलाव किया गया है फॉर्म 16 और 16A को लेकर के, क्या इसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं? कुछ आई थिंक इसमें जो आई थिंक रिबेट दी जा रही है साथ ही बात हो रही है एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, इन पर सख्ती बरती जा सकती है सर। मतलब ये कौन से पैरामीटर्स होंगे, मतलब किन पैरामीटर्स पर इनको देखा जाए फिर? देखिए नॉर्मली क्या है, जैसे जो डेज की बात हो रही थी कि 25 दिन तक कर दिया गया है, उसके पहले आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रूरल में आई थिंक 45 डेज कर दिया गया था। ये एक तरह से चेकिंग का होता है। दूसरा, कई जगह क्या है कि घरों में अगर मल्टीपल गैस सिलेंडर्स हैं या फिर एक ही के नाम से मल्टीपल अगर आ रहे हैं तो इनको रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह की और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके अराउंड। साथ ही जो सख्ती की बात हो रही है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत और जो ब्लैक मार्केटिंग रोकना है, होर्डिंग रोकना है, इन पर एक फोकस काफी ज्यादा रहेगा। बिकॉज जो पैनिक का माहौल हम टाइम पर देख रहे हैं उसमें अफवाहों के साथ साथ इस तरह की जो ब्लैक मार्केटिंग है ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो सरकार का कि ये बहुत बड़ी कोशिश है कि कम से कम इन ब्लैक मार्केटिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है इसको जितना ज्यादा रिजॉल्व कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा रिविजन में प्राइस की बात आती है, तो प्राइस के लिए जैसा हमने पहले कहा था कि भाई एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो चुकी है एटलीस्ट पेट्रोल के लिए, तो वो चीज अभी श्योर है कि वो नहीं बढ़ रहे हैं प्राइसेस। लेकिन एलपीजी का जो पार्ट है इसके लिए हम ऑलरेडी 60 रुपए डोमेस्टिक के लिए और आई थिंक 100-150 रुपए लगभग कॉमर्शियल के लिए देख चुके हैं। तो मे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन वहां पे कुछ देखने का मिल सकता है। बिल्कुल। और सर शेयर बाजार को लेकर के एक बड़ा सवाल है, जो इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं ना वो उसमें टैक्स कुछ अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। तो उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या स्लैब आया उसमें नया, क्या एड ऑन हो सकता है उसमें? जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस की बात हो रही थी उसमें फिर फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे बदलाव आए हैं। जैसे पहले फ्यूचर्स पे 0.02% का होता था, वो बढ़कर अब 0.05% का हो गया है। सिमिलरली ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उसमें एसटीटी 0.1% लगता था, अब वो 0.15% लग रहा है। और ऑप्शन जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें 0.125% था, अब वो 0.15% हो गया है। तो ये जो इंक्रीज है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे, इसका मतलब ये है कि जितनी बार आप ट्रेडिंग कर रहे हैं
हैं, जितनी बार ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उतनी बार आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितने ज्यादा आप ट्रेड्स करेंगे, वो प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं। और इसी में जब अमाउंट बढ़ता है, जैसे एफपीआईज यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो, या एफआईआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जब इन्वॉल्व होते हैं और इनके लिए अगर प्राइसिंग ज्यादा हाई हो जाती है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, ट्रेड का वॉल्यूम है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसी के साथ साथ एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी सिनेरियो है। उसमें क्या हुआ है, ये बोला गया है कि अगर आरबीआई ने वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया है तो उस पे कोई टैक्स, बिकॉज जो पैनिक का माहौल हम टाइम टाइम पर देख रहे हैं, उसमें अफवाहों के साथ साथ इस तरह की जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो सरकार का कि ये बहुत बड़ी कोशिश है कि कम से कम इन ब्लैक मार्केटिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है, इसको जितना ज्यादा रिजॉल्व कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा रिविजन में प्राइस की बात आती है, तो प्राइस के लिए जैसा हमने पहले कहा था कि भाई एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो चुकी है, एटलीस्ट पेट्रोल के लिए तो वो चीज अभी श्योर है कि वो नहीं बढ़ रहे हैं प्राइसेस। लेकिन एलपीजी का जो पार्ट है, इसके लिए हम ऑलरेडी 60 रुपए डोमेस्टिक के लिए और आई थिंक 100-150 रुपए लगभग कॉमर्शियल के लिए देख चुके हैं। तो मे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन वहां पे कुछ देखने का मिल सकता है। बिल्कुल। और सर, शेयर बाजार को लेकर के एक बड़ा सवाल है, जो इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं ना, वो उसमें टैक्स कुछ अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। तो उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या स्लैब आया उसमें नया, क्या एड ऑन हो सकता है उसमें? जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस की बात हो रही थी, उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे बदलाव आए हैं। जैसे पहले फ्यूचर्स पे 0.02% का होता था, वो बढ़कर अब 0.05% का हो गया है। सिमिलरली ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं, उसमें एसटीटी 0.1% लगता था, अब वो 0.15% लग रहा है। और ऑप्शन जो एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें 0.125% था, अब वो 0.15% हो गया है। तो ये जो इंक्रीज है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे, इसका मतलब ये है कि जितनी बार आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितनी बार ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उतनी बार आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितने ज्यादा आप ट्रेड्स करेंगे, वो प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं। और इसी में जब अमाउंट बढ़ता है, जैसे एफपीआईज यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो, या एफआईआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जब इन्वॉल्व होते हैं और इनके लिए अगर प्राइसिंग ज्यादा हाई हो जाती है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, ट्रेड का वॉल्यूम है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर आती हूं और एक बहुत बड़ी खबर के साथ। जय भारत।